So, hello, welcome to Kabir Explains. This is the first lecture of the Imperium Applied Performance Science. So, आज हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड फंक्शनिंग के बारे में. This is the first lecture, so I want you guys to pay full attention. And if you have any kind of doubts, you can always reach out to me on the group या फिर आप मेरे को पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो. एंड अगर आप चाहते हो कि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कुछ चीज़ें चेंज करें तो आप वो चीज़ भी मुझे बता सकते हो. वी विल डेफिनेटली मेक चेंजेस इन आवर नेक्स्ट और फ्यूचर लेक्चर्स. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो आज हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं. थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, फंक्शन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, सब चीज़ों के बारे में हम इस थायराइड के मॉड्यूल में कवर कर रहे होंगे. सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थायराइड हार्मोन्स के बारे में कि थायराइड हार्मोन्स किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या चीज़ें उनको अफेक्ट करती है एंड क्या चीज़ें हम लोग देख सकते हैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में, जिससे कि हम लोग एक बेटर एज अ कोच आगे बढ़ पाए. दैट्स इट. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहली चीज होती है, हम थायराइड एनाटॉमी के बारे में जानते हैं. थायराइड एनाटॉमी यानी कि किस तरीके से कोई जो हमारा ग्लैंड है दिखता है एंड द फंक्शनिंग एंड दी एक आप उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए आप देख सकते हो. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. सो थायराइड एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं. वन सेकेंड. सो थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें, सो थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन रहता है या फिर हम बोल सकते हैं ग्लैंड रहता है. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड रहता है, समवट लाइक दिस. एंड इसके पीछे साइड पे भी पैराथायरॉइड के छोटे छोटे सेल्स रहते हैं, बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. अभी हम लोग सिर्फ थायराइड के बारे में बात करेंगे. सो जो आपका एडम्स एप्पल रहता है, मेल्स के जो गले के अंदर एक बोनी स्ट्रक्चर रहता है जस्ट बिलो द लैरिंग्स, सो उसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं. जितनी ज्यादा बेसी एंड भारी वॉइस मेल्स की रहती है, इट्स ड्यू टू दिस एडम्स एप्पल. सो यहाँ पे हमारा जो थायराइड ग्लैंड रहता है प्रेजेंट रहता है जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल. एंड इसके बीच में जो आप लाइन देख रहे हो, इसी को हम लोग इस्थमस बोलते हैं. इसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं. सो पहली लाइन क्या बोलती है हमारी कि एक बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन ग्लैंड है जो कि हमारी फ्रंट ऑफ द नेक, हमारी नेक या फिर हमारे गले के आगे वाले से प्रेजेंट रहता है, एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे. और ये रैप करता है हमारे ट्रेकिया. ट्रेकिया का मतलब होता है विंड पाइप. ट्रेकिया का मतलब होता है आपका विंड पाइप. सो विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रेकिया है एंड फूड पाइप का दूसरा नाम ईसोफेगस है. सो इसमें दो लोब्स रहते हैं. ये फर्स्ट लोब हो गया आपका, ये सेकंड लोब हो गया, जो कि बीच में एक इस्थमस नाम के जंक्शन से कनेक्टेड रहते हैं. ये रहा, इस्थमस नाम के थिन जंक्शन से कनेक्टेड रहते हैं. दिस ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फॉलिकल्स. यानी इसके अंदर कुछ छोटे छोटे इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स. फॉलिकल्स से ही हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कंपोज होता है. अभी हम डिटेल में इसके बारे में बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से ये चीजें बनती हैं. सो नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं कि which are line and follicular cells that produce and store thyroid cells या फिर thyroid hormones. So जो follicular cells रहते हैं, ये thyroid के छोटे छोटे cells से मिलकर के बनते हैं, जो कि हमारे thyroid hormones को produce करते हैं. These follicles contain colloid. colloid क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीनस मटेरियल है. ग्लाइकोप्रोटीनस मटेरियल है, जो कि वही सेम चीज, प्रोटीन रिच सब्सटेंस एसेंशियल फॉर हार्मोन सिंथेसिस. सो प्रोटीन रिच सब्सटेंस यानी ग्लाइको का मतलब हो जाएगा यहाँ पे किसी भी तरीके से आपका ग्लाइकोजन या ग्लूकोज प्रेजेंट है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, जो कि आपके हार्मोन सिक्रीशन, कौन कौन से हार्मोन्स, T3 एंड T4. T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 यानी कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन. दीज टू हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड. एंड T1 एंड T2 भी आएंगे बेसिकली, जो होता है हमारा मोनोआयोडोथायरोनिन एंड डाईआयोडोथायरोनिन. सो उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे हार्मोन सिंथेसिस होता है. सो इसको अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में. ओके. सो होता क्या है कि अगर हम बात करें, ये आपका एक थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर. पार्डन मी फॉर माय ड्राइंग, बट दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट आई कैन मेक राइट नाउ. सो इस तरीके के कुछ सेल्स होंगे.
दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर। सो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको अभी मैं ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, थायराइड के अंदर ये तो मैंने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, बट थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे इस तरीके के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सेल्स रहते हैं। सेल्स का हम सबको पता है कि हम उसको नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, वी हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप फॉर इट। सो इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। अब फॉलिक्यूलर जो सेल्स रहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलिक्यूलर सेल बोल रहे हैं। ये कंपोज किस चीज से होते हैं? कंपोज ऑफ थायरोसाइट्स। दीज आर कंपोज ऑफ थायरोसाइट्स, यानी कि मैं इस एक स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, सो दिस इज अ थायरोसाइट। अब इस थायरोसाइट के अंदर ही आपका T4 एंड T3 की इनिशिएशन होती है कि हाँ किस तरीके से बनता है। एंड जो सेंटर में आप ये जो होल देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिन। दिस इज आर ल्यूमिन। सो ये हमारा ल्यूमिन हो गया। अब यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज भी रहते हैं, यानी कि हमारी ब्लड सप्लाई भी रहती है। दीज आर आवर ब्लड सप्लाईज। ब्लड सप्लाईज हर जगह रहेंगी, क्योंकि कोई भी ग्लैंड को अगर ब्लड या फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इट विल डाई ऑब्वियसली। एंड ये हमारी मेजर कैपिलरीज हो गई जो आसपास से जा रही है, जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, आपके फूड होगा, फूड इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, कंपोज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज एंड ऑल ये सब चीजें। उसके अलावा आपके मिनरल्स विटामिन्स में आपके आयोडाइड, विटामिन्स में विटामिन ए बी डी ई, नॉट सी, सी भी रहेगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी। सो दीज आर द थिंग्स। सो यहाँ पे हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हमको पता चल गया कि हम किस चीज को लेकर के बात कर रहे हैं। सो ये हमारी फर्स्ट चीज हो गई। अब आएगी हमारी एक छोटी सी ट्वीक, जो कि लोग बहुत ज्यादा मिस कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज एंड जो हमारे फॉलिकुलर सेल्स हैं, इसके बीच में यहाँ पे कुछ और सेल्स भी रहेंगे, जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। इनका नाम होगा पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। बहुत सारी बुक्स में इनको सी सेल्स भी बोलते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या काम करता है? कंट्रोल्स दी कैल्शियम, कैल्शियम इन आवर बॉडी की कैल्शियम के लेवल्स कितने हमारी बॉडी में रहेंगे, तो लोअर्स कैल्शियम लेवल्स। यानी कि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम लेवल्स हो गए तो ये उसको लोअर करने में काम करता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि लोअर करना है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कैल्शियम है, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम कहाँ पे स्टोर होता है? मेनली आपकी बोन्स वगैरह में, मसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपका स्टोर होता है। मसल्स के अंदर अगर हम बोले, मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। सो आपकी बोन्स को जब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाना है, तो ये हार्मोन का भी उसमें मेजर रोल रहता है। इसको हम मिनरलाइजेशन भी बोलते हैं। सो दिस वाज आर बेसिक पार्ट, कि हमने फॉलिकुलर सेल्स के बारे में पढ़ा। फॉलिकुलर सेल्स थायरोसाइट से मिलकर के बनते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। बीच में एक और हमारे सी सेल्स रहते हैं या फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं, जो कि कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। एंड वेस्कुलैरिटी के बारे में पढ़ा, जो कि ब्लड सप्लाई होती है हमारे किसी भी ग्लैंड की। ब्लड सप्लाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ में हमारी मेजर कैपिलरीज, जो कि बाहर से यहाँ पे बेसिकली हमारा न्यूट्रिएंट अंदर आएगा। सो इतनी हमारी चीजें होती हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। की थायराइड हॉर्मोन्स। की थायराइड हॉर्मोन्स यानी कि जो हमारे प्राइमरी थायराइड हॉर्मोन्स रहते हैं, जो कि वर्क करते हैं। सो प्राइमरी थायराइड हॉर्मोन्स हमारे हैं T4 थायरोक्सिन और T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन। इसको हम लोग T4 को हम टेट्रा आयोडो थायरोनिन भी बोलते हैं। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना कि T4 का नंबर हमेशा T3 से ज्यादा पाया जाता है अंडर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। द प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, accounting for about 80% of the thyroid output. T4 serves as a prohormone that is converted to T3 in the peripheral tissues. It is regulates metabolism, growth, development. यानी कि T4 जो रहेगा, अगर आपका 100% बन रहा है, तो उसमें से 80% आपका T4 बनेगा, 20% आपका T3 बनेगा। और दूसरी चीज, T4 हमेशा इट इज ऑलवेज मोर पोटेंट। यानी कि मोर पोटेंट इजी शब्दों में ज्यादा पावर है, दैट्स इट। लेकिन T4 ज्यादा बनता है। T3 की हमारी ज्यादा पावर है, बट T4 ज्यादा बनता है। बाद में पेरिफेरल टिश्यूज, यानी कि जो आपकी बॉडी के अलग अलग टिश्यूज हैं, उनमें जाकर के T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है फॉर द वर्किंग मैकेनिज्म्स।
अब T3 क्या है? ट्राई आइडोथायोनिन, द मोर एक्टिव थायराइड हार्मोन, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 times more potent, सेम चीज जो मैंने बोला, देन T4. Most T3 is produced by the conversion of T4 in the liver kidneys. It is directly influences the cellular metabolic rate and energy production. So यानी कि T4 से ज्यादा, 4 से 5 गुना ज्यादा पावरफुल है, यानी ज्यादा पोटेंट है। और T3 जो है हमारा कन्वर्जन कहाँ पे होता है? लिवर एंड किडनीज में जाकर के हमारा T4 से T3 बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज ये सेलुलर मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आपका सेल किस रेट पे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली, कि तेज होगा या धीरे होगा। और एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर किस रेट से एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि एटीपी सिंथेसिस हो गया या फिर किसी भी तरीके का आप बोल दो, तो उसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है। तो दीज आर द टू हार्मोन। अभी हम इसके सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि ये सिंथेसाइज किस तरीके से होता है, जो हमने लास्ट स्लाइड में हमने बेसिकली जो एनाटॉमी देखी कि हाँ यार ये चीज इस तरीके से हो रही है, तो अब हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। सो थायराइड फंक्शनिंग के बारे में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एक ओवरव्यू देता हूँ। मेटाबॉलिक रेगुलेशन, यानी कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस T3 एंड T4 दैट कंट्रोल्स द बॉडी मेटाबॉलिक रेट, प्रोड्यूस बेसिकली कंट्रोल करता है। कैलोरीज कितने रेट पे बर्न होगी, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, फूड को एनर्जी में सेलुलर प्रोसेसेस के लिए भी ये यूज करने में हेल्प करता है। ग्रोथ, कार्डियोवास्कुलर, थायराइड हार्मोन्स आर एसेंशियल इन नॉर्मल ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, particularly children. They also regulate heart rate, blood pressure, and nervous system functioning, affecting mood, cognition, and reflexes. अगर सिंपल सी चीज अगर आप बोलो, सो अगर ये आपका थायराइड हार्मोन है, या 1 सेकेंड, अगर ये आपका थायराइड हार्मोन है, सो सबसे पहले ये मेंटल हेल्प करेगा, मेंटल, फिजिकल, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, BMR। सो ये सब चीजों पे वर्क करता है। एंड एक और चीज है जिसमें कि ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ वर्क करता है, जो कि है हमारा अर्जेनिक हेट या अर्जेनिक सिस्टम, इसके साथ भी ये वर्क करता है। तो हमारी 3 चीजें हो गई, मेंटल, BMR और हमारा फिजिकल। ये सारी डेवलपमेंट की बात हो रही है कि हाँ इन सब चीजों के डेवलपमेंट में या फिर इनको इन्फ्लुएंस डायरेक्टली करते हैं। सो ये हमारी मेजर चीज होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन थिंग कि हाँ यार ये चीज हो किस तरीके से रही है। डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग अब एक डिटेल्ड ओवरव्यू देख लेते हैं। ये है आपका थायराइड ग्लैंड, ये आपकी ब्लड कैपिलरी, ये आपका आयोडीन, ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे ये आयोडाइड फॉर्म है, ये आपका आयोडाइड है। अब ये जो आयोडाइड फॉर्म है, ये आया कहाँ से? यहाँ पे आयोडाइड आया कहाँ से? अब आप खाना खाते हो, खाने के अंदर मोस्टली जितनी भी हमारी कंट्रीज है जो कि आयोडीन डेफिशिएंट थी, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, आयोडीन को सॉल्ट या फिर किसी भी ऐसे सटल फूड के साथ जो कि वहाँ पे एक बहुत ज्यादा नॉर्मल यूज होता है उसके साथ उसको मैचअप कर दिया, उसको फोर्टिफाई कर दिया, यानी उसके अंदर आयोडीन को मिला दिया गया, इजी शब्दों में। सो यहाँ पे आपने खाना खाया, खाना आपके स्टमक में गया और फिर इंटेस्टाइन में गया, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो यानी स्टमक, इंटेस्टाइनल यानी इंटेस्टाइन आपकी आंतें, और ट्रैक्ट यानी कि वो रास्ता। That's it। वहां से जो एंटेरोसाइट्स थे उन्होंने करा एब्जॉर्ब। एंटेरोसाइट्स आपके इंटेस्टाइन में सेल्स रहते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग फ्यूचर लेक्चर्स में बात कर रहे होंगे। तो ये समझ लो आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आपके आयोडाइड के सब्सटेंसेस है और भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, बट ये मिनरल हमारा एब्जॉर्ब हो गया। अभी इसको हमने ले लिया, अब ये ब्लड कैपिलरीज में रोम अराउंड कर रहा है, घूम रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स थे। अब अगर यहाँ पे 100% आयोडाइड है, फॉर एग्जाम्पल जितना भी इन्होंने एब्जॉर्ब किया, उसका सिर्फ और सिर्फ 20% ही एब्जॉर्ब होता है, या फिर वो लेते हैं, कौन लेते हैं? हमारे थायराइड ग्लैंड लेते हैं। उसके अलावा जितना भी 80% है, एक्सक्रीट आउट बाय यूरिन। यूरिन के थ्रू हम लोग उनको एक्सक्रीट आउट करके बॉडी से बाहर भेज देते हैं। That's it। अभी क्या होगा, यहाँ पे हमारे कौन से सेल्स थे? फॉलिकुलर सेल्स थे, क्यूब टाइप सेल्स थे ये हमारे फॉलिकुलर सेल्स।
न्यूक्लियस, सेंटर में ल्यूमेन, ये हमारे फॉलिकुलर सेल्स थे। अब ये जो आयोडाइड है सिर्फ किसी एक में चला जाएगा, ऐसे होते बहुत सारे आयोडाइड हमारे बहुत सारे सेल्स के अंदर जाएगा, बहुत सारे फॉलिकल्स के अंदर जाएगा, फॉलिकल्स के अंदर बहुत सारे हमारे थायरोसाइट्स में जाएगा। अच्छा, तो हम किसी एक का एग्जाम्पल लेंगे अभी, हम लोग जो हमारे एक एग्जाम्पल है ये वाला, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड आ गए हैं क्या। सो अभी मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ। ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये है, ये जो सर्कल है मेरा, 1 सेकेंड। ओके, सो ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये सर्कल आपका ल्यूमेन है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। सो एक बार मैं इनकी मार्किंग कर देता हूँ, ये आपका ल्यूमेन है, ये आपका थायरोसाइट है, और ये आपका ब्लड कैपिलरी है। ये आपका ब्लड कैपिलरीज है। अभी हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को कवर करेंगे। 20% आयोडाइड अंदर गया, यानी कि अब यहाँ पे हमारा बहुत सारा आयोडाइड पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आयोडाइड बहुत सारा पहुंच चुका है। आई माइनस से हम लोग आयोडाइड को नोट करते हैं, यहाँ पे आयोडाइड पहुंच चुका है बहुत सारा, ठीक है। अब ये जो आई माइनस हमारा आयोडाइड पहुंच चुका है, एक बार मैं नोट डाउन में कर देता हूँ आयोडाइड। अब हमको आयोडाइड की तो नीड नहीं होती है, हमने हमेशा ये पढ़ा है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है, और आयोडीन किस तरीके से हम लिखते हैं, I2, इनको आयोडीन को I2 से लिखते हैं। तो व्हाट विल हैपन इज कि ये हमारा जो थायरोसाइट है, यहाँ से ये सारा जितना भी हमारा आयोडाइड है, ये पहुंचेगा ल्यूमिन में। ओके, ल्यूमिन में पहुंचेगा, बट यहाँ पे आती है, यहाँ पे एंट्री होती है एक एंजाइम की। दैट एंजाइम इज, या, इस एंजाइम का नाम है थायराइड पेरोक्सिडेज। दिस एंजाइम इज थायराइड पेरोक्सिडेज। अभी ये जो थायराइड पेरोक्सिडेज है, ये क्या काम करेगा, ये जितने भी आई माइनस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट है, इनको ये कन्वर्ट करा देगा। यहाँ पे आई माइनस अब मैं हटा देता हूँ, ओके, 1 सेकेंड, या। सो अभी जितने भी ये आई माइनस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनको कन्वर्ट करा देगा किस चीज में, इनको कन्वर्ट करा देगा I2, यानी कि आयोडीन में। तो ये जो एंजाइम है थायराइड पेरोक्सिडेज, ये कन्वर्ट करा देता है आयोडाइड को आयोडीन में, ठीक है। ये हमारा पहला काम हो गया थायराइड पेरोक्सिडेज का। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम चीज देखें, जो ये एंजाइम है, इसके मल्टीपल वैसे तो काम है, 1 सेकेंड, या। तो इसके मल्टीपल वैसे तो काम है, बट हमारा ये प्राइमरी काम है इसका, कि 4-5 हम फंक्शंस पढ़ेंगे, बट इसका प्राइमरी काम हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, 1 सेकेंड, आई थिंक, टाइम। सो नेक्स्ट चीज हमारी क्या होगी, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ये हमारा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। अब डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। अब यही जीन्स जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब चीजें बनती हैं। ओके, सो जब यहाँ पे एक जीन हमारा खुद को एक्सप्रेस करेगा, यानी खुद को एक तरीके से ट्रांसलेट करेगा, वी वुड से एमआरएनए बनाएगा, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से हमारा प्रोटीन वगैरह बनते हैं। अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, दिस विल बी कवर्ड इन दी सेल बायोलॉजी या फिर हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले लेक्चर्स में।
तो यहाँ पे एक mRNA बना। अब यहाँ से जब ये बेसिकली आगे हमारा एक फर्दर स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं, बाहर लिख देते हैं, थायरोग्लोबिन। थायरोग्लोबिन कैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे? इसके अंदर बहुत सारे टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड्स रहते हैं। ये आ गए हमारे मॉलिक्यूल्स। या अभी एक हमारा थायरोग्लोबिन बन चुका है, दैट्स इट। अब टायरोसिन क्या है? अमाइनो एसिड। अब इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन हमारा पॉलीपेप्टाइड होता है जिसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड जैसे कि मिथ्योनीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसीन, आपका टायरोसिन हो गया, मल्टीपल रहते हैं। सो सलीन, वैलिन, ये सब चीजें हमारी अमाइनो एसिड के केसेस में अमाइनो एसिड के नाम होते हैं। अब ये सब बहुत सारे जब जाके मिल मिल जाते हैं, उसी को हम लोग पेप्टाइड बोल देते हैं। एंड जब बहुत ज्यादा लेवल पे जुड़ जाते हैं, यानी नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। अब जब ये पॉलीपेप्टाइड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि एक तरीके से मानो कि आप ऐसे बहुत लंबी चेन थी, अब ये इस तरीके से ऐसे 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 बहुत ज्यादा एक दूसरे के अंदर घुस गया, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोटीन बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। सो प्रोटीन वाली मास्टर क्लास में आई हैव कवर्ड दिस। जिन्होंने वो फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करी थी, आई विल डू अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस। तो जिसको भी अगर चाहिए कि हम ये लेक्चर जल्दी करें, तो वो एक टेक्स्ट डाल सकता है, अदरवाइज हम लोग इसे नॉर्मली करेंगे। सो ये हमारा थायरोग्लोबिन की चेन बन गई। अब ये जो थायरोग्लोबिन है, अब होगा क्या कि जो थायरोग्लोबिन है, ये सबसे पहले जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर के क्या करेगा? ये ग्लाइकोसाइलेशन करेगा। फिर क्या होगा? ग्लाइकोसाइलेटेड हमारा ग्लाइकोसाइलेटेड थायरोग्लोबिन हमारा बन जाएगा। ग्लाइकोसाइलेटेड थायरोग्लोबिन हमारा बन जाएगा। उसके बाद मतलब क्या होगा? छोटे छोटे से वेसाइकल्स में पैक हो जाएगा। वेसाइकल्स यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, या फिर आप बोल सकते हो छोटे छोटे पैकेट्स में पैक हो जाएगा। उसके बाद एक गोल्जी अपैरेटस में जाएगा। गोल्जी अपैरेटस का हमें काम पता ही था, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट करके हम लोग इसको बोल देते हैं कि हाँ, हमारा ये पैकेजिंग हो चुकी है इस तरीके से, थोड़ा बड़े मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब हम इसको लास्ट स्लाइड के हिसाब से देखते हैं। लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे भी क्या हुआ? ये सारा ये जो हमारा ग्लाइकोसाइलेशन होके पहुंचा था, यहाँ पे ये ऐसे पहुंच चुका है। ये हमारे थायरोग्लोबिन, ये हमारे टायरोसिन है, ये कुछ आर्जिनिन हो गया, वेलिन हो गया, ऐसे कुछ भी हम लोग किसी भी चीज से इसको डिनोट कर रहे हैं। मेथियोनिन, हिस्टडीन, तो बहुत सारे हमारे मिल गए हमको, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सेकंड काम क्या है? इसका सेकंड काम है इसको इसके साथ जोड़ना, यानी कि आयोडीन को टायरोसिन के साथ जोड़ना। आयोडीन को टायरोसिन के साथ जोड़ने का काम, सेकंड काम है हमारा थायराइड पेरोक्सीडेज का। ठीक है, आयोडीन का सेकंड काम हो गया, इसको इसके साथ इसने जोड़ दिया। ओके, यानी कि अगर एक जुड़ा, अगर मैं एक को जोड़ देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आयोडीन होंगे, तो अगर एक टायरोसिन के साथ एक आयोडीन जुड़ा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं MIT, यानी कि मोनो आयोडो, एक सेकेंड, मोनो आयोडो मोनो आयोडो। सो और अगर दो जुड़ जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं DIT, डाई आयोडो थायरोसिन। ये हो जाता है हमारा डाई आयोडो थायरोसिन। अब लेकिन हम तो बात कर रहे थे T3 एंड T4 हार्मोन्स की, जो मेजर हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। T4 T3 कहाँ से आएंगे? अब आती है हमारी मेजर चीज। अब हमने थायराइड पेरोक्साइडेज के दो काम सीख लिए हैं, कि वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, और टायरोसिन को हमारा इसमें भी कन्वर्ट करता है। बेसिकली टायरोसिन को आयोडीन से जुड़ने में भी हेल्प करता है। एक चीज हमारी रह गई जो यहाँ पे था, एक हमारा पंप भी यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, थायराइड पंप जिसको हम बोलते हैं। सिंपल सी चीज है, एनायन है, एनायन को हम लोग अगेंस्ट द ग्रेडियंट लेकर के जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी यूज होती है, जिसकी वजह से एक पंप है कि सादा अंदर फास्ट जल्दी से वो लेके जा पाए। एंड इसमें एनर्जी यूज होती है नहीं, इन द फॉर्म ऑफ ATP, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हम लोग लेकर के जा रहे हैं। अब हमें MIT और DIT मिल चुके हैं, बट स्टिल वी वांट हमारा T3 एंड T4 हार्मोन्स। अब क्या होगा? ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे MIT एंड DIT है। बस हम इतना ही लेते हैं, ये I2 है, इसमें भी I2 है, इसमें ये दो दो जोड़ देते हैं। I2 I2 एक ही में दो दो जोड़ देते हैं।
ओके, सो इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं आगे भी, ठीक है, इतना ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम था, ये इन दोनों को जोड़ देता है। लाइक यहाँ पे भी अगर हम एक और ले लें, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देता है, यानी कि MIT, मोनोआइडोथायरोनिन प्लस डाई आयोडोथायरोनिन, इसको ये जोड़ देता है। तो 2+1, ये 1 है और ये 2 है, इसको मिलकर के क्या बनता है, ये बनता है TIT, ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी कि T3 हार्मोन हमारा इस तरीके से सिंथेसाइज होता है। अब यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, ये MIT था, ये DIT था, ये भी DIT था, और ये भी DIT था। अब अगर DIT और DIT जुड़ जाए तो क्या होगा, DIT और GIT जुड़ जाए तो बन जाएगा TIT, यानी कि TE लिख देता है इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, टेट्रा, टेट्रा यानी कि 4, T4, 2+2 4, यानी कि टेट्राइडोटाइनिन। तो हमारे इस तरीके से T3 एंड T4 हॉर्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमें बहुत सारे इसी थायरोग्लोबिन चेन के अंदर हमें यहाँ पे ऐसे जुड़ते हुए मिलेंगे, T3 एंड T4। अब यहाँ पे अलग अलग नहीं है, अभी हम लोग को इनको एज अ पंच काउंट करेंगे, यहाँ पे T3 एंड T4। T3 एंड T4 क्या होगा फिर, ये जो चीज है, अब हमें जरूरत पड़ी, फॉर एग्जाम्पल, अब हमें जरूरत पड़ी कि, ओके, वन सेकेंड, तो अब हमें जरूरत पड़ी कि हम किसी तरीके से, हमारी बॉडी को नीड है मेटाबॉलिक फंक्शनिंग या किसी भी चीज के लिए कि हमको भाई T3 एंड T4 हार्मोन दो। सो बॉडी क्या करेगी, बॉडी का सिंपल सा काम है, वन सेकेंड, या बॉडी का सिंपल सा काम है, बॉडी बोलेगी कि ठीक है, मेरा सारा काम हो चुका है, अब मैं सबको रब कर दे रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास एक और स्लाइड अवेलेबल है इस चीज, ठीक है। बॉडी क्या करेगी, क्या, सो यहाँ पे अब हमारे पास T3 T4 हॉर्मोन्स है, बट वो अभी भी ग्लाइकोसाइलेटेड है, यानी कि अभी भी वो थायरोग्लोबिन चेन के अंदर है, एज अ पार्ट ऑफ थायरोग्लोबिन चेन। यानी कि अगर ये बहुत बड़ी थायरोग्लोबिन की चेन है, तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे T3 T4 हॉर्मोन्स हैं, अभी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो दोबारा यहाँ पे वापस आएंगे। अब यहाँ पे वापस आ गए, ओके, ड्रॉइंग अगेन, यस, अब वो यहाँ पे दोबारा वापस आ गए। अब क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद हमें एक एंजाइम मिलेगा, यहाँ पे एक सूडोपोडा नाम की चीज, सूडोपोडा बनते हैं इस तरीके से, जो कि इसको एनगल्फ करते हैं, बट इतना ज़्यादा डिटेल में जाने का आपको नीड नहीं है। आप सिंपल से चीज़ों, जब वो सिंपल से सीखो, जब वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, तो एट द एंड है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन ही, एंड ये जो स्ट्रक्चर है ना ल्यूमिन के अंदर, इसी को हम लोग कोलॉइड बोलते थे, जो कोलॉइड वर्ड था ना, जो कोलॉइड वर्ड था कि इसके अंदर जितना भी ग्लाइकोप्रोटीनस लिक्विड रहता है, उसी को हम लोग कोलॉइड बोलते हैं। अब यहाँ पे आ गया, प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम होता है प्रोटियो प्रोटियोलेज, जिसके एंड में भी एज लग रहा है, ASE, तो यानी कि वो उस एंजाइम को तोड़ने का काम कर रहा है, कार्बोक्सिलेज, प्रोटियोलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। तो इस तरीके से अब जितने भी यहाँ पे T3 एंड T4 के हॉर्मोन्स हैं, ये T3 हो गया, ये T4, इसमें से जैसे ये T3 है, ये T4 है, अभी क्या पता सारे तो नहीं जुड़ेंगे, तो T1 T2 भी होंगे यहाँ पे, यहाँ पे T1 T2 T3, T1 T2, ऐसे बहुत सारे होंगे। जो T3 एंड T4 हॉर्मोन्स हैं, ये हमारे चले जाएंगे कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है। अब T1 एंड T2 का क्या होगा, T1 एंड T2 दोबारा से यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा, क्योंकि अब T1 T2 क्या है, T1 T2 है हमारा थायरोसिन, थायरोसिन के ऊपर लगा हुआ है हमारा आयोडाइड, यही है T1 T2 क्या है, थायरोसिन, और एक आयोडाइड और दूसरा आयोडाइड, ये T1 T2 है। अब ऐसा तो है नहीं एक ही बार बनाना है हमें हार्मोन, दोबारा भी बनाना है हार्मोन, तो यहाँ पे एक एंजाइम की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है, एक एंजाइम की एंट्री होती है जिसका नाम होता है, ओके, या थायराइड डी आयोडिनेज, थायराइड डीआयोडिनेज, यानी कि ये जो T1 T2 है ना, इसमें से ये आयोडीन को अलग कर देगा और टायरोसिन को अलग कर देगा। टायरोसिन को अलग करेगा क्यों, क्योंकि जब mRNA में बेसिकली हमारी ट्रांसलेशन होगी, तो ऑब्वियसली वहां पे जब ट्रांसलेशन के लिए हमको लेकर के आना होगा अमीनो एसिड, ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है mRNA से प्रोटीन बनाने के लिए बोलते हैं,
वो भी हम कवर कर रहे होंगे। सो उस प्रोसेस के दौरान हमें टायरोसिन की नीड है, जब कोडिंग पे बेसिकली जो हमारे कोडाउन आएंगे उसके लिए। सो उस टाइम पे हमारा टायरोसिन भी अवेलेबल होना चाहिए, आयोडीन भी अवेलेबल होना चाहिए। तो वो हमारा प्रोटीन के लिए हमारा टायरोसिन अलग हो जाएगा एंड आयोडीन हमारा दोबारा से अंदर पहुंच जाएगा, तो ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। एंड दिस इज हाउ वी मेक द T3 एंड T4 हॉर्मोन्स। अभी यहाँ पे हम बोलेंगे कि जब रिपीट हो रहे हैं तो और आयोडीन की नीड है, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली आयोडीन, एक पहली चीज तो हमने रिसाइकल भी कर लिया एंड जरूरत कम ना पड़े, एक ही चीज को बार बार यूज करते रहोगे तो कभी तो खत्म होगा, उसके लिए हम लोग रेप्लेनिश भी करते रहते हैं 20% हमारा जीआईटी या फिर हमारे ब्लड से। दैट्स इट। सो ये हमारा सिंथेसिस था कि किस तरीके से हमारा सिंथेसिस होता है D3 एंड T4 हार्मोन का। अभी थायराइड के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? दो होते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म एंड तीन होते हैं बेसिकली, हमें अभी दो पढ़ने हैं, हाइपो एंड हाइपर। हाइपोथायरॉइडिज्म यानी कि हमारा हाशिमोटोस, an autoimmune condition where the immune system attacks the thyroid gland causing the underproduction of the hormones. Symptoms include fatigue, weight gain, cold intolerance, dry skin, depression। जब आपका थायराइड ग्लैंड जितनी जरूरत है उससे कम थायराइड हार्मोन सिक्रीट करे या फिर प्रोड्यूस करे, उस कंडीशन को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में डालते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपको फटीग या फिर थकावट महसूस हो सकती है, आपका वेट बढ़ सकता है, आपको सर्दी या फिर जो कोल्ड है उससे इंटॉलरेंस यानी कि आपको प्रॉब्लम होगा सर्दी वाले एनवायरनमेंट में रहने पे। दूसरा, आपकी जो स्किन है वो ड्राई रह सकती है, आप डिप्रेशन या फिर एक तरीके से बोल सकते हो बहुत ज्यादा एक लो स्टेट में अपने आप को पाओगे। ऑटोइम्यून कंडीशन है, आपकी ही बॉडी ऑटोइम्यून कंडीशन का जो कॉज रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इडियोपैथिक रहता है। इडियोपैथिक का मतलब होता है जिसका कॉज हमको नहीं पता। दूसरी चीज, सो ऑटोइम्यून में आपकी बॉडी आपके ही खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है, आपकी बॉडी को ही मारने लगती है। जैसे कि हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं, सॉरी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या रहता है, आपके इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी जॉइंट्स में। हाइपरथायरॉइडिज्म जिसको हम बोलते हैं ग्रेव डिजीज, तो हाइपर में वेट कम होता है, हाइपो में वेट बढ़ता है। एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग द थायराइड ओवर एक्टिविटी, एक में बिल्कुल ही सिक्रीट नहीं हो रहा था, एक में ज्यादा सिक्रीट हो रहा है जिससे कि एक्सेस हार्मोन प्रोडक्शन होती है। इसमें क्या होता है, रैपिड हार्ट बीट यानी कि बहुत ज्यादा हार्ट बीट आपकी तेज हो जाएगी, वेट लॉस, आपका वेट कम हो जाएगा, हीट इंटॉलरेंस, आपको गर्मी से प्रॉब्लम होने लगेगी, ट्रेमर्स, एंग्जाइटी, बल्जिंग आइज, आपकी आइज हल्का सा बाहर की साइड ऐसा लगेगा आपको निकल रही है, या फिर ऐसे थोड़ी कुछ लोग नहीं होते जिनकी आइज थोड़ी सी बाहर होती है हल्का सा, तो वो भी उसका एक ट्रेमर्स यानी कि ट्रेमर्स आपके हाथ कांपने लगते हैं ऑल। एंड एंग्जाइटी यानी कि बहुत ज्यादा आपको अनईजी फील होगा। सो दैट इज फॉर इट। डायग्नोसिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, हमारी थायराइड की रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट, आप वो करवा सकते हो। प्राइमरी डायग्नोस्टिक अप्रोच है कि आप अपने TSH, T4, T3 के लेवल्स को सजेस्ट कर बेसिकली आप चेक करो। उसके अलावा आप इमेजिंग स्टडीज करा सकते हो। इमेजिंग स्टडीज में आपके एक्सरेज वगैरह में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, ये आप अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, एंड डिटेल स्टडीज के लिए आपकी CT स्कैन एंड MRI भी रहती है। सो ये चीजें हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्लिनिकल उसमें बात करेंगे, हम लोग ब्लड टेस्ट को भी अच्छे से डिटेल में पढ़ना सीखेंगे, किस तरीके से आप ब्लड टेस्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो एंड हाउ यू कैन assess those into your clinical practice, or I would say your coaching practice. So that's it for the lecture. I hope you enjoyed it. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी, और आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई और लेक्चर हम लोग कवर करें बेसिकली इससे पहले, तो आप वो भी बता सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, एंड या दैट्स इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।